हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। ड्यूरामेटर द आउटसाइड मेम्ब्रेन दैट अधेयर्स टू द इनसाइड ऑफ द स्कल। ड्यूरामेटर लेयर होती है वो अफेक्ट होती है अरेक्नॉइड द मिडिल मेम्ब्रेन्स। जो मिडिल मेम्ब्रेन होती है वो अरेक्नॉइड कहलाती है। पायामीटर द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन विच अधेयर्स टू द ब्रेन। जो ब्रेन को अधेयर करके रखती है। पायामीटर लेयर इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। मोस्टली ये तीन लेयर होती है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड, पायामीटर। अब इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नोन एज मेनिंजिस। मेनिंजाइटिस एक डिजीज है जो कॉज्ड होती है इन्फ्लामेशन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होती है, कवरिंग होती है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो कवरिंग होती है मेनिंजिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। द इन्फ्लामेशन इज यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसी की वजह से जो मेनिंजिस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। मेनिंजाइटिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, देयर फॉर द कंडीशन इज क्लासिफाइड एज। जो मेनिंजाइटिस होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तब, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन, मेनिंजाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन का इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है मेनिंजिस लेयर, मेनिंजिस की कवरिंग, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे ही मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसमें जो नॉर्मल मेनिंजिस दिख रही है ऊपर, जिसमें ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर दिख रहे हैं, नीचे मेनिंजिस लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेड रेड दिख रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉजेस की। तो मेनली 6 कॉजेस होते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, नेक्स्ट है फंगल मेनिंजाइटिस, नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होते हैं जैसे कि ई कोलाई या प्रोटियस या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होते हैं। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस जो होते हैं एंजियोस्ट्रोंगिलस की वजह से होते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और कोकाइडिस इमिटस की वजह से और कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से मोस्ट कॉमन फंगल मेनिंजाइटिस होता है। और जो वायरल मेनिंजाइटिस है वो इंटेरोवायरस जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस है, मम्प्स वायरस है, इन सब वायरस की वजह से वायरल मेनिंजाइटिस होता है। और नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, बिना इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी बिना इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। एक है अपना पैरासाइटिक, एंजियोस्ट्रोंजिलस और स्काइटोस्टोमा, इसमें ये आते हैं। अब और जो इन एडल्ट, जो एडल्ट में होते हैं बैक्टीरियल कॉजेज वो हैं नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वगैरह। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। जो रिस्क है, कैंसर हो सकता है इसकी वजह से, ब्रेन में इम्यूनो कॉम्प्रोमिस्टेड स्टेट, साइनसाइटिस की वजह से यानी इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, एज एक्सट्रीम्स, ओटाइटिस यानी ओटाइटिस मीडिया का इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी होता है। हेड ट्रॉमा, हेड में चोट लगने की वजह से। पैरामेनिंजियल इन्फेक्शन, मेनिंजियल लेयर के चारों तरफ जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से। अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल इंटेक करते हैं उस वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है। इन्फेक्शन जैसे कि रिस्पायरेटरी वगैरह या सिस्टेमिक, किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा कोई इन्फेक्शन, इसकी वजह से हो सकता है। न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर, अगर कोई न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, ब्रेन की सर्जरी हुई है, तो इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस हैं। लास्ट वन, स्प्लीनेक्टमी यानी कि रिमूव ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन को रिमूव किया गया है तो उसकी वजह से भी मेनिंजिस होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अदर और कॉजेज होते हैं जैसे फ्रैक्चर इन स्कल फ्रैक्चर हो जाता है इसकी वजह से। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ब्रेन सर्जरी, मोस्टली ब्रेन सर्जरी अगर हुई है तो इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। कैंसर, मोस्ट ऑफ दी अगर ब्रेन में कैंसर हुआ है तो भी रिस्क है कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम की। तो फर्स्ट आता है सीवियर हेडेक। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है मेनिंजिस लेयर में तो हेडेक होगा सबसे पहले। सेकंड है फोटोफोबिया एंड
फोनोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब है कि सेंसिटिविटी टू लाइट। थर्ड है नेक, नेक में जो क्या होता है मसल टोन एंड स्टिफनेस, ये भी साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। रेड और पर्पल रैश, रेड और पर्पल रैश स्किन में देखने को मिलेंगे। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो हाथ और पैर हैं वो कोल्ड होंगे, ठंडे। गैस्ट्रिक में क्या होगा, मतलब जो गैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, साइंस होते हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक होना, कंटिन्यू इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से फीवर आना, और एनोरेक्सिया होना, और लॉस ऑफ सेंसेशन, और लॉस ऑफ क्या नाम, जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो मतलब उनका सेंसेशन है वो लॉस हो सकता है, और सोचने समझने में कठिनाई हो सकती है, बिकॉज ब्रेन में जो सेंसरी नर्व्स हैं वो अगर डैमेज हो रही हैं तो इसकी वजह से। और ब्लर्ड विजन हो सकता है, इसकी वजह से भी ये भी साइन सिम्टम मोस्टली देखने को मिलता है। इफ़ अगर ब्रेन में डिजीज़ कोई भी मतलब दिक्कत कर रही, चिल्स होगा, हेडेक होगा, कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगी, ड्राउजीनेस और नम्बनेस होगा, सीजर्स आएंगे, और हो सकता है हेमीपैरेसिस भी होता है। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में मोस्टली कठिनाई होती है। और चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, जो मेंटल स्टेटस है और उसका बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, ये भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस के। फर्स्ट क्या करेंगे हम, वही हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, और आई एग्जामिनेशन करेंगे, ईयर एग्जामिनेशन करेंगे कि ओटाइटिस मीडिया वगैरह तो नहीं, इसकी वजह से ब्लड टेस्ट करेंगे। आई एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे, फोटोफोबिया का साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ब्लड टेस्ट करेंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल और वायरल फंगल की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड टेस्ट करेंगे। लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर के थ्रू CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करेंगे और लैब में स्टडी करेंगे। EEG करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसे बोलते हैं, CT स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी MRI करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज और एक्सरे करेंगे। और किसी किसी केसेस में जो क्या होता है कि ब्लड टेस्ट जो है कंप्लीट कराएंगे और कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है इसको भी देखेंगे, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है इसको भी हिस्ट्री में पता करेंगे कि किसी सर्जरी की वजह से, ब्रेन सर्जरी की वजह से तो नहीं है। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे कि बेंजिल पेनिसिलिन देंगे, सेप्ट्रिक्सोन देंगे, वैनिकोमाइसिन देंगे, ये सारी एंटीबायोटिक्स है, एम्पिसिलिन देंगे। फिर है एंटी कन्वल्सिव एजेंट्स जैसे कि फेनेटोइन आती है, फेनोबार्बिटॉल आती है। फिर थर्ड है कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, डेक्सामिथासोन। फिर अगर ICP बढ़ा हुआ है तो ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे, एज मैनिटॉल। और अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के दौरान जो है उसमें कई सारी अलग मेडिसिन आती हैं तो उनको दिया जाता है। मेन है एंटीबायोटिक थेरेपी में बेंजिल पेनिसिलिन, सेप्ट्रिक्सोन। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो वैनकोमाइसिन दे सकते हैं और एम्पिसिलिन दे सकते हैं और कोरोफिकॉल दे सकते हैं। एंटी कन्वल्सिव ड्रग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहा था, मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा था, क्योंकि साइकेट्रिक साइन सिम्टम इसमें अपीयर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कन्वल्सिव ड्रग दे रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, इस वजह से फेनेटोइन और फिनोबार्बिटॉल। कार्टिकोस्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं, डेक्सामिथासोन है और ICP बढ़ा हुआ है, यानी कि जो ICP बढ़ा हुआ है तो ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, मैनिटॉल आता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है तो उसके लिए रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे, पायराजिनामाइड देंगे। फंगल मेनिंजाइटिस के दौरान एंटी फंगल ड्रग देते हैं,
एंटी फंगल ड्रग्स आते हैं उनको देते हैं। पेशेंट को मतलब निम्न आवश्यकता के अनुसार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स है और एंटीएमेटिक्स है। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो एंटीएमेटिक्स, एनाल्जेसिक्स देंगे और एंटीपायरेटिक्स देंगे, पीसीएम वगैरह। मेनिंजाइटिस के मैनेजमेंट, मेडिकल इमरजेंसी, अर्ली डायग्नोसिस इसेंशियल, जल्दी डायग्नोसिस की ज़रूरत होती, इमीडिएट ऑप्टिमम ट्रीटमेंट, इंटेंसिव सपोर्टिव थेरेपी और रिहैबिलिटेशन। यानी रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पेशेंट को पहली वाली अवस्था में लाने के लिए रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ फैमिली। फिर है नोटिफिकेशन ऑफ जीपी एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ बनाए रखने के लिए मतलब उसे काउंसलिंग भी देंगे। और मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन हो रही है तो मतलब ये ध्यान में रखेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन होने पर तुरंत उसे डायग्नोसिस के लिए भेजें और हिस्ट्री कलेक्ट करवाएं और टेस्ट करवाएं। अर्ली डायग्नोसिस इसेंशियल, इसमें मोस्ट ऑफ इन्फ्लामेशन है ब्रेन का, तो इसलिए